अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में जारी सियासी बहरान हर गुजरते दिन के साथ शदीद तर और तवील तर होता जा रहा है और इससे मुल्क में माशी बहरान की संगीनी में भी इजाफा हो रहा है। हालात इस नहज पर हैं कि मईशत किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकती है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी इंतहाओं को छू रही है। पाकिस्तान ने रवा माली साल में करीबन 41 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियां करनी हैं और डॉलर अगर मौजूदा कदर पर बरकरार रहता है तो माशी तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान का हालिया बजट 42 अरब डॉलर के हजम का है। हालात की संगीनी का अंदाजा लगा लीजिए और इस अबतरी की वजह गैर यकीनी सियासी अदम इस्तेहकाम है। फैसलों में हिचकिचाहट है। इस बेयकीनी की फजा में आज 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। इन्होंने बेयकीनी को और बढ़ा दिया है। 28 मार्च से जारी पंजाब में सियासी बहरान का आज भी कोई हल ना निकल सका। आज की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को अबूरी वजीर आला करार देकर समात पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। अब परसों फैसला होगा कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी और उसके नतीजे में हमजा शहबाज वजीर आला बरकरार रहे हैं, आखिर इसका मुस्तकबिल क्या होगा। जो भी फैसला होगा इस पर दोनों तरफेन के रद्द अमल से कुछ बिगाड़ होगा, लेकिन फैसला नागुज़ीर है। हालात इस जगह पर हैं तो नुकसान नाकाबिले तलाफी भी हो सकता है। दूसरी जानिब यह खबर भी आई कि एस्टैब्लिशमेंट सॉफ्ट इंटरवेंशन के लिए तैयार है। सियासी कुव्वतों को एक मेज पर बिठाकर अगले इंतखाबात और मईशत के लिए एक फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात करवाए जा सकते हैं, मगर DGISPR ने इस खबर या इस तरह के किसी भी किरदार की खबरों की तरदीद कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के ऐलान तक किसी भी तरह के मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, तो उधर नून लीग ने इलेक्शन के लिए दबाव पर रिएक्ट करने की बात की है। रास्ता क्या होगा, क्या किसी सिमत का तयन हो सकेगा, इसी मामले पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में माशी इस्तेहकाम की तलाश है। बार बार डिफॉल्ट और मईशत के कोलैप्स की बात की जा रही है। इसके लिए सियासी अदम इस्तेहकाम को वजह करार दिया जा रहा है और इस्तेहकाम जो है सियासी वो क्यों नहीं मुयस्सर हो रहा, और वो सियासी इस्तेहकाम की तलाश बार बार मुल्क के निज़ाम को, सियासतदानों को, जमहूरियत को कानून और अदलिया के दरवाजे पर ले जाती है कि किसी सूरत ये सियासी इस्तेहकाम मुयस्सर हो। डायरेक्शन क्यों नहीं मिल पा रही। ये अभी जो हालिया वजारत आला पंजाब को लेकर मामला कल शाम से सामने है, लीगल माइंड्स इस पर क्या राय रखते हैं, पॉलिटिकली कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या मुज़ाकरात किसी तौर हो सकते हैं और हल की तरफ बढ़ सकते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद अवैस साहब हमारे साथ हैं, लॉयर भी हैं PTI के, सरदार अकबर अली डोगर साहब हैं, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, एनालिस्ट अनीक नाजी हमारे साथ होंगे, जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब साबिक जज हैं, इनको शामिल करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम सियासी मामलात या फिर आईनी कानूनी मामलात और पार्लिमानी मामलात कोर्ट्स की तरफ क्यों जा रहे हैं, इनका हल क्यों नहीं मिल पाता, और फिर एक मामले की कई तरह की ट्रांसलेशंस क्यों बार बार आती हैं, एक ही बार सबमिट क्यों नहीं करते सब कानून के सामने या अदलिया के सामने। अहमद अवैस साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। जो फैसला कल दिया डिप्टी स्पीकर ने और आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, पीर तक अबूरी वजीर आला तो करार दे दिया गया हमजा शहबाज को, बाद नज़र में डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतसादिम है। ऑब्जर्वेशन से क्या वाजे हो रहा है, पीर को क्या कार्रवाई हो सकती है, आप क्या समझ रहे हैं जो दरखास्त वहाँ पर पहुँची है उसका नतीजा क्या निकलेगा। साथ थोड़ा ऐड कर दीजिएगा कि जो एलामिया एक जारी किया गया है हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से, उसकी कोई अहमियत है। किसकी तरफ से? सर, जो हुकूमती इत्तेहाद ने एक एलामिया जारी कर दिया फुल कोर्ट का, मगर अभी ये खबर आ गई है कि 3 रुकनी बेंच ही पीर को सुनेगा इस केस को। जी हाँ, इसको मंडे को आगे हेयरिंग होगी, लेकिन आज बड़ा कोर्ट ने अपना जहन बड़ा वाज़ेह कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि उनको डिप्टी स्पीकर को यहाँ बुलाया जाए और फिर रिकॉर्ड लेकर आए यहाँ पर और हम उनसे पूछें कि कौन सी ऐसी उस फैसले में कौन सा ऐसा पैराग्राफ है कि जिसकी बुनियाद पर आपने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इस फैसले के मुताबिक मैं ये फैसला कर रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने तो कहीं पर ये नहीं कहा किसी जगह पर भी, और बड़ा वाज़ेह तौर पर उस पैरा नंबर 3 जिसका जिक्र किया है, पैरा नंबर 3 जो है ये जो एक शॉर्ट ऑर्डर आया था रेफरेंस केस के अंदर, उसमें इतना वाज़ेह उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो अलग है और पार्टी हेड अलग है। पार्लियामानी पार्टी जो है उसने डायरेक्शन देनी है कि किसने इलेक्शन लड़ना है, क्या डायरेक्शन है, कहाँ पे उन्होंने
एब्सटेन करना है, कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, नहीं, वट एवर डायरेक्शन, ये काम पार्टी जो होगी पार्लिमानी पार्टी, ये उसका काम है। और अगर कोई उसको डिफेक्ट करेगा, उसको डिफाई करेगा उस डायरेक्शन को, तो फिर पार्टी हेड जो है उसकी कंप्लेंट भेजेगा बाकायदा एक बनाकर, वो उसको शो कॉज नोटिस करेगा और उसकी कंप्लेंट भेजेगा प्रेसिडिंग ऑफिसर को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। इतनी क्लियर बात उसमें लिखी हुई, और यही उन्होंने आज भी कहा। उन्होंने कहा कि हमने तो इसको क्लैरिफाई किया था फर्दर जिक्र करके कि आर्टिकल 63(1)(b जो है 63(a)(1)(b उसके मुताबिक ये उसकी इंटरप्रिटेशन है और वो हमने कर दी। ठीक, इसमें इसके मुताबिक तो ये वोट जो है किसी सूरत भी कोई इसमें गलत काम नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो लोग हैं इन्होंने तो पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के ऊपर ये वोट दिए। अहमद अवैस साहब, अब मैं आपका लीगल माइंड जानना चाहूंगी सर कि पार्लिमानी पार्टी पार्टी हेड को अलहदा रखकर कोई भी फैसला कर सकती है, पार्टी हेड ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उस फैसले हाँ, वो इसलिए कि पार्लिमानी पार्टी जो है ना जी, पार्लिमानी पार्टी ये है कि जो पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर या नेशनल असेंबली के अंदर जो पार्टी है, जो इलेक्टेड मेंबर हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के, वो पार्लिमानी पार्टी कहलाएगी। और उनका एक लीडर, वो अपने में से किसी एक को अपना एक लीडर चुन लेंगे और वो डायरेक्शन जो देगा उस डायरेक्शन के मुताबिक चलना होगा। अगर कोई उसको डिफाई करेगा तो वो डिफेक्शन क्लॉज में आ जाएगा, और उस डिफेक्शन क्लॉज में जो आएगा उसके खिलाफ पार्टी हेड जो है वो लिखकर भेजेगा कि इसको डिसीट कर दिया जाए। सर थोड़ा सा वजीर वजाहत कीजिएगा कि क्या अगर पार्टी हेड की कोई डायरेक्शन है तो उसको बाईपास करते हुए पार्लिमानी लीडर अपनी राय या अपना फैसला दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। पार्टी हेड जो है वो पार्लिमानी पार्टी को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता कि तुम ऐसे करो और ऐसे ना करो, ये उन्होंने खुद डिसाइड करना है। यहाँ पे भी जो है चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो नॉन इलेक्टेड आदमी हैं, वो ना तो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, ना वो सेनेट के मेंबर हैं, और ना वो पंजाब असेंबली के मेंबर हैं। लिहाजा वो एक नॉन मेंबर एक पार्टी हेड हैं। इनका काम इतना ही है जो आइन ने बताया। असल में हमने चलना तो आइन के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की आर्टिकल 63(a) जो है उसकी वजाहत करते हुए फैसला दिया उन्होंने, और उसी में उन्होंने वो डिफेक्शन क्लॉज के तहत वोट को कहा है कि इनवैलिड हो जाएंगे वो वोट, जो हुए भी। आपने देखा 25 वोट्स इनवैलिड हुए हमजा के इलेक्शन में पहले जो था, और उसके बाद उनका 20 लोगों का दोबारा से इलेक्शन हुआ। तो ये इतनी वाज़ेह है, इसको जानबूझ के डिप्टी स्पीकर ने मिस इंटरप्रेट किया, मिस कोट किया सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया है। सर एक मैं आगे बढ़ने से पहले एक और वजाहत कीजिएगा। अगर हम पार्लिमानी लीडर के रोल को एक जगह रख रहे हैं और पार्टी हेड के रोल को एक जगह रख रहे हैं, सपोज दो अलहदा फिगर्स हैं हमारे पास, पार्लिमानी जो लीडर है उसके ऊपर अगर कोई क्लॉज एक्टिव हो रहा है तो, और वही बंदा अगर पार्टी हेड भी है तो वो क्लॉज पार्टी हेड पे भी जाके एक्टिव होगा। देखिए ना, अगर 62-63 पार्लिमानी लीडर पे लग रहा है तो पार्टी हेड पे भी लगेगा। पार्टी हेड पे नहीं लगे, पार्टी हेड तो मेंबर ही नहीं है। 62-63 तो उस पर लगेगा ही नहीं। 62-63 तो सिर्फ पार्टी जो मेंबर पार्लियामेंट है या असेंबली का मेंबर है वो उसके ऊपर 62-63 की एप्लीकेशन उसके ऊपर होती है, और 63(a) की एप्लीकेशन जो है वो भी उसके ऊपर होती है, क्योंकि वोट तो पार्टी के जो मेंबर होगा उसने देना है। सर फिर यहाँ एक सवाल सर अहमद अवैस साहब, एक बात फिर और उठती, क्योंकि अब जब इस तरह का कोई मामला हो जाए तो फिर माजी के बहुत से फैसलों पर बात शुरू हो जाती है, उन फैसलों के ऊपर भी बातचीत शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई फैसला आने वाले फैसलों पर लागू होता है और कुछ फैसले के लिए माजी के फैसले देखे जाते हैं। 21 फरवरी 2018 का एक 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, जिसमें साकिब निसार साहब, उमर अता बंदयाल साहब और एजाजुल एहसन साहब का ये फैसला था, जिसमें नवाज शरीफ साहब की मेंबर पार्लियामान नाअहली के बाद, बतौर वजारत उज़्मा नाअहली के बाद, उन्हें पार्टी सदर से भी नाअहली का फैसला दिया गया था। तो जब वो मेंबर पार्लियामान ही रहे, वहां तक तो 62-63 लग गई, वो पार्टी सदर रह सकते थे, क्योंकि मेंबर पार्लियामान नहीं है, तो उनको पार्टी सदर से फिर तब क्यों नाअहल कर दिया गया? देखिए, वो इस वजह से कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो उन्होंने की थी कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता पार्टी किसी भी एतबार से। उसके ऊपर तो देखिए ना, उन्होंने पेनलाइज किया हुआ है
यहाँ पे जो चौधरी शुजात जो है ना, वो उनमें ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ना उनके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाई गई है, ना उनके ऊपर उनको फाइन किया गया है या कोई सजा के तौर पर उनको कहा गया है कि तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। ऐसी बात नहीं है। वो गालिबन उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, बीमार है। तो पार्टी सरबराह का मकसद एक पोस्ट ऑफिस का है सिर्फ, जो आप कह रहे हैं? उसमें भी ये लिखा हुआ है, आप देखिए आर्टिकल 63A को अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एनी पर्सन कैन बी पार्टी हेड। पार्टी हेड का काम जो है वो कुछ भी नहीं है। जो एक्टिविटी जो है वो पार्लिमानी पार्टी जो एक्टिविटी होगी उसमें जो डिफेक्ट करेगा उसको सिर्फ उसने लिख के भेजना है कि जनाब इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, इसको डिसमेंबर कर दो, या इसको डिसीट कर दिया जाए। ठीक है, मैं बियॉन्ड उसका कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे यहाँ पार्टी हेड सबसे बड़ी बात हो रही होती है, उसका बयानिया, उसका नैरेटिव और डायरेक्शन चल रही थी। आप कह रहे हैं कि वो कोई भी हो सकता है, मैटर नहीं करता। वापस आपकी तरफ आऊंगी। अनीक नाजी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप भी अहमद अवैस साहब को सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के फैसले को लेकर बहाम सामने आ रहा है। उसी के नीचे गुज़िश्ता रोज डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो रूलिंग दी गई है, पार्लियामानी लीडर और पार्टी हेड जो बहस की एक वजह बन गई है, और अब कल से अब तक जो लीगल माइंड्स क्लियर कर रहे हैं, आपकी राय में क्या एक गैर आईनी रूलिंग दी गई, वो रूलिंग का जवाब नहीं था, या आप इसको किसी और तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि समहाउ मैं आपकी आवाज़ तो सुन रहा हूँ, लेकिन आपके जो दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ पा रही। तो वो तो मैंने कानूनी आईनी बहस नहीं सुनी। ठीक। लेकिन आपके सवाल का मैं आपसे ज़रूर गुजारिश आपके जो आजकल हम देख रहे हैं, ये बेसिकली मामला अगर हम देखें तो ये है इंतकाल इख्तिदार का झगड़ा, ट्रांसफर ऑफ पावर का झगड़ा है। ये पस मंजर इसका ये है कि पाकिस्तान में जो 1973 का आइन है, ये बनाने की इजाजत तब मिली थी जब ढाका फॉल हो गया था, वरना उससे पहले आप जानती हैं कि 56 का आइन जब बना तो अगले साल यूब खान ने उड़ा के फेंक दिया था। और वो दिन और उसके बाद फिर वो दिसंबर 71 तक एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पीछे नहीं हटी, जब तक मुल्क तो यानी टूट ही गया तो पीछे हटी। और फिर वो स्पेस मिली पॉलिटिशियंस को, जहां पे हमने 73 का एक आइन बनाने में हम कामयाब हो गए। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही स्ट्रेंथ वापस आई तो फिर आइन उड़ा के फेंक दिया, जिसने बनाया उसको फांसी भी लटका दिया। वो दिन और आज का दिन ये तय ही नहीं हो पा रहा कि इंतकाल इख्तिदार का पुरअमन तरीका, पीसफुल तरीका क्या होगा, ये क्या अपनाया जाए। अच्छा, दुनिया ने हजारों साल की तारीख से ये इसका जो तरीका निकाला था, क्योंकि इंतकाल इख्तिदार हमेशा तलवार और बंदूक ही फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। बादशाहतों का और सल्तनतों का सारा जमाना हजारों साल का बिल्कुल यही था। रियासत जब बनी, लीग ऑफ नेशन फ्लॉप हो गई, यूनाइटेड नेशंस आ गई। जब रियासत बनी और आइन यानी सॉवरेन स्टेट यानी तस्लीम कर लिया गया कि अब एक रियासत जो है वो दूसरी मदाखलत नहीं करेगी, वो जायज तस्वुर नहीं किया जा सकता कब्जा, ये था यूनाइटेड नेशंस का। तो उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर जो विद इन द स्टेट होगा, वो जहां बादशाहतें थी उन्होंने अपना तरीका किया, कम्युनिस्ट कंट्रीज ने अपना किया, लेकिन पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। चीन में भी आप देखती हैं पीसफुल हो जाता है। अच्छा, जहां जमहूरियत होगी पार्लियामानी सदारती, वहां पे पीसफुल यानी ट्रांसफर ऑफ पावर। हम बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि आइन की बालादस्ती मौजूद नहीं है, लिहाजा हमारे यहाँ हिस्टोरिकली ये पावर ट्रांसफर जब भी होता है इसमें बंदूक ही है जो बुनियादी किरदार अदा करती है। आज भी गोट वहीं फंसी हुई है कि ट्रांसफर ऑफ पावर आईनी तरीके से वो मुमकिन नहीं मतलब है उसको नहीं मुमकिन वो हो पा रहा। बार बार रुकावटें आ रही हैं, बार बार एक दूसरे के दायरों में जाया जा रहा है। आपका तो रेगुलेटेड मीडिया है, जाहिर है कंट्रोल्ड है, लेकिन नाजी साहब कतई कलामी की माजरत, जब आप इसको ट्रांसफर ऑफ पावर कह रहे हैं तो मैं तो क्योंकि सियासी जमहूरी निजाम की इस वक्त बात करूंगी। आज शाम से भी ये खबर आना शुरू हुई, एक जानिब से कहा गया कि मेज पर लाया जाए, बिठाया जाए। एक हमारे सीनियर सहाफी हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि वो कहते हैं हमें इनको शामिल ना किया जाए, हम इस किसी सियासी मामले में बिठाया जाए। मैं ये खबरें जो मीडिया में दी गई, मैं वही कह रही हूँ कि उसकी तरदीद की गई, उसके बाद डीजी की आईएसपीआर की तरदीद की गई, हमें शामिल ना किया जाए। देखिए, की गई या तरदीद की, ये तो आज की खबर है ना, मैं तो आपको पस मंजर बता रहा हूं कि आइन में जो तरीका इंतकाल इख्तिदार के तरीके में एस्टैब्लिशमेंट का रोल कहां लिखा है, नहीं जजेस का रोल कहां लिखा है। ट्रू। तो जब जजेस का रोल नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं है, तो ये दोनों आके काकड़ फार्मूला क्या था, चले आज ये नहीं आ रहे होंगे तो काकड़ फार्मूला क्या था। अच्छा, ये जो खबर इतनी बड़ी आपके सामने आ गई है, सबसे बड़े नेटवर्क पे आई है, सीनियर सहाफी जिसने ये खबर ब्रेक की है,
आप इसे क्या मामूली बात समझती हैं कि सिर्फ एक तरदीद कर दें? मैं इसी तरफ आना चाह रही थी, क्योंकि दोनों तरफ से रिएक्शन आया। पीटीआई ने कहा कि जब तक इलेक्शन का ऐलान और सीईसी को नहीं हटाया जाता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बात नहीं होगी। नून लीग ने कहा कि किसी के दबाव पर अब हमें इलेक्शन की तरफ ना हम जाएंगे ना हमें धक्का दिया जाए वरना रिएक्शन होगा। ये पॉलिटिकल रिएक्शन है। सवाल आपसे यह है कि माशी बहरान एक तरफ, सियासी बहरान एक तरफ, मुज़ाकरात के लिए जिन्हें बैठना है, पार्लिमानी फोर्सेज हैं वो बैठने को राजी नहीं है। माहौल कैसे साजगार? जी, वो इसलिए राजी नहीं है कि वो ये जानती हैं कि आइन की बालादस्ती नहीं है। मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूं। इंतकाले इक्तदार जो आइन में तरीका दर्ज है वो नहीं हो रहा, प्रैक्टिकली वो नहीं होता। जब वो नहीं होता तो फिर ला महाला बात आइन से वापस तलवार पे जाएगी, बंदूक पे जाएगी। भाई या तो असूल तय करेंगे या बंदूक तय करेगी। अच्छा, हमारे यहाँ चूंकि बंदूक का एक रवायती रोल है, लिहाजा अब उसको मरकज बना के तमाम सियासी जमातें उसके गिर्द घूमती आपको नजर आएंगी। और तो फिर सियासी जमातों की कमजोरी है ना, देन पॉलिटिकल फोर्सेस आर वीक। वो एक्सेप्ट करें कि उनके पास बंदूक का जवाब तो बंदूक ही होता है ना। सियासी जमातें बंदूक उठा लें। हमने तो सुना है कि दलील जवाब होता है हमेशा। बंदूक का जवाब जुल्फकार अली भुट्टो दलील दे रहा था, आपने क्या किया? दलील मान ली जुल्फकार अली भुट्टो की। मगर नाजी साहब, हर सूरत में मुज़ाकरात तो कहीं मेज पर आएंगे। बेशक जंगों का खात्मा भी मुज़ाकरात पर होता है, ये तो जवाब कहीं भी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल मुज़ाकरात पे होता है। मुज़ाकरात को हेड किसने करना है? तो फिर पॉलिटिकल फोर्सेस देखें, पॉलिटिकल फोर्सेस तो अपना स्पेस खुद लेंगी। अगर उनको स्पेस किसी ने बना के देना है तो वो तो स्पेस नहीं होगा उनके लिए। तो बिल्कुल ठीक है ना। इमरान खान ने वो तरीका दिखा दिया है ना, तो बाकी सियासी जमातें वही काम करेंगी जो इमरान खान ने किया है। मतलब कोई भी ठीक काम नहीं करेगा। वापस आती हूँ मैं इस बात के ऊपर। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ हैं। बिल्कुल हमारा इस वक्त जैसे मईशत और हमारा पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम जुड़ रहा है, उसी तरह से हमारे जो लीगल मामलात हैं जो कि सियासत अदम इस्तेकाम का दोचार है, वहाँ से उस तरह के हल नहीं निकल पा रहे हैं या उनको ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है। शेख उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, ये अदालत में फिर वजारत आला पंजाब का मामला है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की बुनियाद एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से कहा गया दिया जा रहा है। अब फाइनलिटी ऑफ अथॉरिटी उस फैसले के मुताबिक, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रही थी हमें असिस्ट करें, हम समझना चाह रहे हैं, आपके ख्याल में फाइनलिटी ऑफ अथॉरिटी किसके पास है? पार्लिमानी हेड के पास, पार्टी हेड के पास? देखिए, आर्टिकल 63A को अगर केयरफुली पढ़ा जाए तो उसमें उसके दो हिस्से हैं। एक पहला हिस्सा है जहाँ पे कि कोई आदमी कोई गलत काम करता है, यानी अपने पार्लियामेंट की पार्टी के फैसले के खिलाफ कोई वोटिंग करता है, उन ओकेजन्स पर जो मेंशन है उसके अंदर। उसके बाद एक दफ़ा वो अगर कर देता है तो उसके बाद फिर जो पार्टी का हेड है वो फिर उसके खिलाफ एक्शन दे सकता है, डिक्लेरेशन दे सकता है, और फिर वो बाद में इलेक्शन कमिश्नर उसको वो फारिग कर सकता है। लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ पे किया गया है वो उसको उन जितने मेंबरान थे उनके वोट को काउंट नहीं किया गया। ये इस वजह से हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रेफरेंस में जो 63A का रेफरेंस उसके सामने पेश किया गया था प्रेसिडेंट ने, उसमें ये बात उन्होंने डाल दी कि किसी के ऐसा शख्स जो कि वोट अपने पार्टी के इंस्ट्रक्शन के खिलाफ करता है वो फिर उसका वोट काउंट नहीं होगा। ये 63A में नहीं है ये चीज। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से उसमें डाला है और वो इंटरप्रिटेशन जो थी उनकी, जो कि मेरी नज़र में कानून के मुताबिक नहीं है। तो उसकी वजह से ये मौका मिला डिप्टी स्पीकर को कि उन्होंने ये काम किया। लेकिन उनकी ये मेरे ख्याल में ना समझे या जल्दबाजी समझें कि उन्होंने ये फैसला किया। उनको करना ये नहीं चाहिए था। उनको चाहिए ये था कि चूंकि कॉन्फ्लिक्ट सामने मौजूद था, उनको चाहिए था कि वो जो उनके पार्टी हेड का जो लेटर उनके पास आया था उसको वो पेश कर देते इन लोगों को, जहूर लाई साहब के परवेज लाई साहब को, और फिर कहते हैं कि वो प्रोरॉग कर देते हैं असेंबली को और कहते हैं मैं इसका फैसला कल करूंगा, इसको आप देख लें फिर डिस्कशन करेंगे। ये करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी की जिसकी वजह से अब वो इस नहज पे खड़े हैं जहाँ पे मेरे ख्याल में उनका जो रूलिंग थी वो उसका रद्दम करार दी जाए। सर एक आम लेमैन के समझने के लिए क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि 63A दो हिस्सों पर मुश्तमिल है? पहले मरहले में किरदार पार्लिमानी लीडर का और दूसरे हिस्से में किरदार पार्टी हेड का है? जी हाँ बिल्कुल। वो जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो पार्टी हेड का।
अच्छा, और एक बात, ये जो खत का तस्करा, अब मीडिया का दौर है, हर चीज कहीं भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, फौरी तौर पर सामने आ जाता है। जो चौधरी शुजात का खत है वो सिर्फ तब उसका कंटेंट पता चलता है जब डिप्टी स्पीकर उसको पढ़ रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं हमारे इल्म में नहीं। इसी तरह एक खत पार्लिमानी पार्टी का काफ लीग का जो सामने आया उनके पार्लिमानी लीडर की तरफ से, वो इस खत के भी कुछ देर बाद वहां पर पता चलता है कि वो भी एक खत मौजूद है। क्या इंटेंट भी सवालिया निशान बन सकती है कि ये खत कैसे बने, कहां प्रोड्यूस हुए? क्योंकि अगर पिछले दिन के थे तो मीडिया में किसी भी जगह पर इनका अनाउंसमेंट नहीं था उस तरह से। नहीं, वो सही है अपनी जगह पर, लेकिन ये जो चौधरी शुजात साहब का जो लेटर था, जो कि इंस्ट्रक्शन थी, वो आइन 63A के तहत उनकी इंस्ट्रक्शन पे कुछ नहीं हो सकता था। ये पार्लियामेंट्री पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे हो सकता था, पार्लियामेंट्री पार्टी का जो लीडर था उसके इंस्ट्रक्शन पे हो सकता था। तो चौधरी शुजात साहब का लेटर जो था उसकी इम्पोर्टेंस तो बाद में होती। अब ये हो सकता है कि चौधरी शुजात साहब चाहें तो अब चूंकि इन्होंने चौधरी शुजात साहब की जो इंस्ट्रक्शन थी उसके खिलाफ काम किया है, तो वो उनको पार्टी से निकाल सकते हैं। ये उनके पास हक हासिल है, चूंकि पार्टी के हेड हैं, वो निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर वही नतीजा होगा कि इन लोग निकल जाएंगे ये लोग, लेकिन ये उनके पास राइट है। लेकिन ये हक नहीं था उनको कहने का कि आप वोट नहीं दे सकते उनको। अच्छा सर, एक जो इमरान खान साहब ने खत लिखा था अपनी जमात के लोगों को जब इससे पहले इलेक्शन हुआ, तो जो उसका सब्जेक्ट है उसके ऊपर, जिसको अब डिप्टी स्पीकर की साइड से या लीगल माइंड जिसको कह रहे हो, यूज कर रहे हो, उसकी जो सब्जेक्ट था और जो उसके अंदर कंटेंट था वो डायरेक्शंस ऑफ पार्टी हेड अंडर आर्टिकल 63A रीड विद आर्टिकल 127 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये काउंट होगा कि ये पार्टी हेड और पार्लियामानी लीडर दोनों की जानिब से था, या पार्टी हेड ही डायरेक्ट कर रहे थे उस डिसीजन को? नहीं, उसमें तो ये हुआ था कि उन्होंने जो मैंने भी स्टेटमेंट सुनी थी इमरान खान साहब की, वो ये कह रहे हैं कि उनके लेटर को इग्नोर कर दिया गया था और उसके बाद फिर उनके पार्लियामेंट्री लीडर उसने एक लेटर लिखा था, उस पर एक्शन लिया गया था। तो वो जो डिफेक्शन जो हो गई उसके बाद जो डी-सीट हुए, वो आप कह रहे हैं कि फिर अलग उस लेटर के ऊपर हुई, इस लेटर पर नहीं हुई जो इमरान खान ने लिखा था? नहीं, यही तो उनका कहना है, और मेरे ख्याल में हुआ भी यही था, क्योंकि ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला था जिसपे कि उनको निकाल दिया गया था, उनकी वोट काउंट नहीं हुआ था, और वही उसी बेसिस पर ये फैसला किया गया है। ये डिप्टी स्पीकर ने उसी बेसिस पर ये फैसला किया। सर, अगर पार्लियामानी लीडर की वो सिग्निफिकेंस है और उसके डायरेक्शन मैटर करते हैं, तो इसका मतलब है पार्टी हेड, क्योंकि अहमद अवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनको भी ये बात पूछ रही थी, पार्टी लीडर या पार्टी हेड तो फिर मैटर नहीं करता, वो तो एक पोस्ट ऑफिस है कि बात जाएगी, मतलब उसकी डायरेक्शन भी मैटर नहीं करती पार्लियामान के अंदर किसी सूरत, ना अहम फैसलों में। बात देखिए, आइन में जो दिया गया है ये एक सोच समझ के, जो आइन जिन्होंने लिखा है उन्होंने सोच समझ के डाला था कि वो नहीं चाहते कि कोई शख्स जो है बिला वजह उसको उस पर कोई पेनल्टी हो जाए, जब तक कि ये मामला 2 स्टेजेस में गुजरे। तो 2 स्टेजेस उन्होंने इसी वास्ते रखे हैं, पहला पार्लियामेंट्री लीडर का, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, उसके बाद फिर जो एक्शन लिया जाए, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया, उस पर एक्शन यकीनन लिया जा सकता है और वो फिर पार्टी हेड एक्शन लेगा। सर, उस वक्त के मुनहरिफ अरकान ने ये प्ली ली थी कि उन्हें पार्लियामानी पार्टी के फैसले से आगाह नहीं किया गया था। मुझे याद नहीं कि आगाह ये किया गया था नहीं किया गया था, लेकिन बात सूरत कि उनके सामने डॉक्यूमेंट पेश हुए होंगे, उसमें यकीनन पार्लियामेंट्री पार्टी का, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आज उन्होंने कहा था कि आप बताएं कि आपने हमारे कौन से ऑर्डर के कौन सी शिक के और कौन से पैराग्राफ के तहत ये आपने ये रूलिंग दी थी, तो उस पर इरफान कादिर साहब जवाब नहीं दे सके थे। जस्टिस साहब, जब नवाज शरीफ को पार्टी हेड से हटाया गया तो उसके किरदार को डिटरमिन नहीं किया गया उस वक्त, क्या पार्लियामानी लीडर से बड़ा आईनी किरदार नहीं दे दिया गया? नहीं, देखिए, पार्लियामेंट्री पार्टी का मकसद और होता है और पार्टी हेड का मकसद और होता है। पार्टी हेड जो होता है वो तो कंट्रोल करता है सारी पार्टी को, फाइनेंसेस को, उनके इलेक्शन में कैंडिडेट चूज करना, 1000 चीजें उसके जिम्मे होती हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी का काम जो होता है पार्लियामेंट में काम करना होता है। अगर पार्टी सही तरीके से काम करती है तो सही डायरेक्शंस पार्टी हेड पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर को वेल इन टाइम देता है। अगर चौधरी शुजात साहब ने ये इंस्ट्रक्शन अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को पहले दे दी होती तो उस सूरत में ये नहीं होता। तो ये तो पार्टी की जो फंक्शनिंग है उसमें डिफेक्ट है, जिसकी वजह से ये हुआ। जस्टिस साहब, ये जो अभी आपने एक बात मेंशन की पार्टी हेड के रोल की, उसमें आपने कहा कि इलेक्शन के लिए कैंडिडेट चूज करना और बहुत से दूसरे फैसले, मगर जब नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से नाअहल किया गया तो उनके बतौर सदर फैसले भी कलअदम हो गए थे उस वक्त। ये
मुझे याद नहीं उनके। सर जो सेनेट के लिए उन्होंने जिन लोगों को टिकट्स दिए थे वो उस पे था, चैलेंज हो गया, फिर वो राजा जफरुल हक साहब ले गए थे जब शहबाज शरीफ साहब दोबारा बन गए थे। इसी तरह शाहिद खान अब्बासी साहब की वजारत उज़्मा पर भी सवाल उठ गया कि वो तो उन्होंने उनको वो किया हुआ था नॉमिनेट, तो उनके फैसले भी कलअदम हुए थे उस वक्त, जिनको दोबारा फौरी तौर पर अगले सदर की। वो मेरे सामने वो फैसला नहीं है, तो आई कैन नॉट से दैट फॉर डेफिनेट, शायद हुआ होगा, लेकिन ये है कि जो काम पार्टी के जो इलेक्शन के लिए जो सेलेक्ट किया जाता है वो यकीनन पार्टी का हेड करता है, पार्लियामेंट पार्टी नहीं करती। और अगर वो पार्टी के हेड नहीं रहता इंसान, तो यकीनन जो उसका एक्शन है वो भी गलत हो जाता है। आपकी राय में ये फैसला आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका लीगल माइंड क्या कहता है कि आसान फैसला रहेगा, या यहाँ पर इस वक्त एक मुतालबा किया जा रहा है हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से कि फुल कोर्ट में ले जाया जाए और वंस फॉर ऑल इसकी मुकम्मल खुलकर तशरीह की जाए, पिछले फैसले को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है या ये मुतनाज़ा बनेगा? फुल कोर्ट की तरफ मामला जाता नजर आता है कि 3 रुकनी बेंच एक फैसला देगा जो कि तमाम पार्टीज के लिए काबिल कबूल रहेगा? देखिए, जैसे कि मैंने आप पहले से कह दिया कि ये जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का 63A का जो रेफरेंस उनके सामने गया था, उसमें जो उन्होंने ये फैसला किया था कि जो आदमी पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट करता है वो उसके वोट को काउंट नहीं किया जाएगा। ये फैसला 63A के स्पिरिट में नहीं है और वो गलत फैसला था, और उसके खिलाफ चूंकि वो रिव्यू भी फाइल हो गई तो वो सुना जाएगा, लेकिन वो फैसला मेरी नज़र में तो सही नहीं था और उसकी वजह से ये सब कंफ्यूजन हो रही है। तो कंफ्यूजन तो यकीनन है, और इस वास्ते ज़रूरत ये है कि जो PMLN के जो लोग हैं, जो वकील हैं, उनको चाहिए कि इनको सबको क्लब करवाएं, वो जो 63A का रिव्यू है, ये जो अभी जो प्रेजेंट जो उनके सामने पिटिशन मौजूद है, एक दो और किस्म के पिटिशन मौजूद है, सबको क्लब करके फिर वो ये कहें कि इसके लिए एक लार्जर बेंच बनाई जाए ताकि ये मामला वंस फॉर ऑल, क्योंकि अब कंफ्यूजन तो क्रिएट हो गई, वंस फॉर ऑल इसका सेटलमेंट हो जाए। और उस सूरत में तो शायद वो लार्जर बेंच बन जाए, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि सिर्फ इस पिटिशन के लिए एक लार्जर बेंच बनाई जाए तो मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ थे, अहमद अवैस साहब हमारे साथ हैं, अनीक नाजी साहब। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सरदार अकबर अली डोगर साहब ने यहाँ ज्वाइन किया है। अहमद अवैस साहब, एक बार फिर आपकी जानिब आऊँगी। अभी आप जस्टिस शाइख उस्मानी साहब को भी सुन रहे थे, हम क्लियर करना चाह रहे हैं सिचुएशन को जिसके अंदर बहुत ही एम्बिग्विटी दिखाई दे रही है। सवाल आपसे यह है कि पार्लिमानी लीडर का किरदार पार्लिमानी रिवायत है या इसको लेकर कोई कानून है, कोई आर्टिकल है, कोई रूल है? आर्टिकल तो मैंने आपको बता दिया ना, आर्टिकल 63A के अंदर इसका जिक्र है, बाकायदा तौर पे मेंशन है और इसको डिस्टिंग्विश कर दिया गया है पार्टी के हेड के साथ, वो और है और ये और है। सर तो फिर असेंबली के अंदर, असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, असेंबली में ऐसा हम तो सिर्फ लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनते हैं। नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ हाउस जो है वो तो उसके पार्लिमानी स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके अंदर एक, क्योंकि ये जो कैबिनेट होती है और प्राइम मिनिस्टर जो है, इट इज ही एंड द कैबिनेट आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। उसमें एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन मेजॉरिटी पार्टी वाली उनमें जो भी होगा उसको वो बना देते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो असेंबली के अंदर सर मैं फिर उसी रोल का जानना चाह रही हूँ कि जो पार्लियामानी लीडर जिसे कहा जा रहा है, रूल्स जो हैं असेंबली के, रूल्स ऑफ प्रोसीजर मौजूद है, वहाँ कुछ कोई रूल है इस मुतालिक? ये कोई डेजिग्नेशन बोले या इस रोल को किस तरह डिफाइन है, वहाँ कुछ है इसमें? नहीं, कोई रोल नहीं है उसमें, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा वाज़ेह रोल है उसका रोल जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी होना है वो पार्लियामेंट के मेंबर्स ने करना है। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के जो जितने मेंबर होंगे वो दे विल ज्वाइन टुगेदर एक ग्रुप की सूरत में, वो पार्टी जो है वो पार्लिमानी पार्टी बन जाएगी। तो अहमद अवैस साहब, इसको फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि पार्टी हेड एक डिफरेंट रोल हो सकता है, लीडर ऑफ हाउस एक डिफरेंट रोल हो सकता है और उसी जमात का एक पार्लिमानी लीडर एक डिफरेंट रोल हो सकता है। जी मैंने आपको बताया ना कि वो पार्टी जो है, पार्लिमानी पार्टी जो है उसका एक अपना फ़र्क रोल है
और उसके बाद एक रोल जो है वो पार्टी हेड का है। ठीक। पार्टी हेड ने सिर्फ जो पार्टी के फैसले को वहाँ पार्लियामेंट के अंदर जो डिफाई करेगा उसको, वो डिफेक्शन क्लॉज उसके ऊपर लागू होगी, वो वहाँ से इन्फॉर्म करेगा पार्टी हेड को। पार्टी हेड जो है उसके मुतालिक वो सारा पहले उससे पूछगिछ करेगा और उसके बाद वो बना के भेज देगा आगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के इसको डिस्क्वालीफाई कर दे। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद, डॉक्टर साहब जो एक कंफ्यूजन बना हुआ है लीगल, हमें एक माशी अदम इस्तेहकाम नजर आता है, हम कहते हैं इसके पीछे सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद मसला ये कि पूरे आइन कानून की तशरीह के लिए बार बार मामला अदालत में जा रहा है। कल से फिर एक कंफ्यूजन मौजूद है, उसके पीछे एक पिछले फैसले का हवाला देकर डिप्टी स्पीकर ने दी। आपका माइंड इस वक्त क्या कहता है कि लीगली पोजिशन क्या है? रूलिंग का जवाज था, रूलिंग देने के मजाज थे, वो फैसला क्या कोई ऐसी तोजी दे रहा है डिप्टी स्पीकर को? जी मैं ये गुजारिश करता चलूँ, चूँकि मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो उस वजह से मेरा तो ये कमेंट करना इस पे मुनासिब नहीं है। क्योंकि कोर्ट में आज भी हेयरिंग हुई और अब मंडे पे केस चला गया है, तो इसकी फाइनल वर्डिक्ट आपके सामने मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन आ जाएगी। अभी जो मेरे भाई फरमा रहे थे वो कुछ डिस्क्रिप्शन के बारे में, पार्टी हेड और पार्लियामेंट्री पार्टी, तो उसमें तो 63A बड़ा क्लियर है कि उसके आप देखेंगे कि ही मे बी डिक्लेयर्ड इन राइटिंग बाय द पार्टी हेड टू हैव डिफेक्टेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी एंड द हेड ऑफ द पार्लियामेंट पार्टी may forward a copy of the declaration to the presiding officer and shall similarly forward a copy of thereof to the members concerned. नीचे आपने provided that before making the declaration the party head shall provide an such member with an opportunity to show cause, और explanation में है party head means any person by whatsoever named called declared as such by the party। डॉक्टर साहब हमारे सुनने वालों के लिए इसको आसान ले ज़बान में समझाएं। देखिए इसमें 63 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है। रूल्स लॉ किसी किस्म के भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हैं और कॉन्स्टिट्यूशन 63A में बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया है कि पार्टी हेड कौन है। तो इस पे तो मेरा ख्याल हमें ज़्यादा बहस करनी नहीं चाहिए। बतौर पार्टी हेड वो डायरेक्टिव दे सकते थे जो कल शाम डिप्टी स्पीकर ने पढ़ा है। एक डायरेक्शन ऑफ पार्टी हेड का जो लेटर इमरान खान का था उसकी भी ऊपर सब्जेक्ट ये था कि डायरेक्शंस ऑफ पार्टी हेड अंडर आर्टिकल 63A रीड विद आर्टिकल 127 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर लेटर है कि परवेज इलाही हमारे मेंबर होंगे जो पहले इलेक्शन से पहले उन्होंने जारी किया। तो इसी तरह देखिए अब इसमें एक्सप्लेन भी कर दिया गया। अब तक चौधरी शुजात साहब पार्टी हेड भी हैं अब तक, और लॉ में इटसेल्फ बड़ा क्लियर है। तो अब आपकी चूंकि मैटर कोर्ट में पेंडिंग है और स्पीकर ने किया है उसी जो ऑलरेडी सदारती रेफरेंस गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई स्पीकर ने उसकी बिना पे किया। अब कोर्ट में चूंकि पेंडिंग है, कोर्ट उसमें फाइनली डिसाइड करेगी। मेरा ख्याल मुझे तो उस पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या जो वो जवाब दे रहे थे डिप्टी स्पीकर जो दे रहे हैं उसके अंदर मेंशन है फैसले में कहीं के पार्टी हेड नहीं पार्लिमानी पार्टी का फैसला होगा? नहीं, उसमें तो कहीं नहीं है। उसमें तो सिंपल ये लिखा हुआ है, उसके पैराग्राफ 2 में गालिबन ये चीज़ है कि उनका वोट जो है वो कंसीडर नहीं होगा, और उसी बिना पे फिर उनके खिलाफ जो 20-25 लोग थे वो डी नोटिफाई हुए और फिर री इलेक्शन में गया। जो स्पेशल सीट्स थी उनके नोटिफिकेशन हो गए और जो बाकी 20 थे उनका इलेक्शन हो गया। और जो वोट काउंट नहीं होगा उस फैसले में दिया गया, क्योंकि भी जस्टिस उस्मानी साहब भी इस पर बात कर रहे थे, वो इसको कानून के मुताबिक नहीं समझते उस फैसले में जो बात, जो कि इससे पहले हमारे आइन का हिस्सा नहीं है किसी भी जगह मौजूद। आइन में तो प्रोसीजर ये था कि ये शुरू ही तब होता है जब डिफेक्शन हो जाएगी। तो जब डिफेक्शन होगी फिर उसको शोकाज नोटिस दिया जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के बाद उसका मैटर रेफर किया जाएगा, और अगर वो हो भी जाते हैं तो उनके पास अपील का राइट है। और अपील, लेकिन चूँकि पहले जो ये 25 लोगों की हद तक ये हो चुका हुआ है और उसमें, और अब दोबारा मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसलिए जैसे मैंने शुरू में कहा तो इस पर ज़्यादा मैं तो कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा, मुझे अहमद अवैस साहब ये फरमाइएगा कि जो ये खत का मामला है ये कहीं डिस्कशन में आएगा किसी जगह? इस खत की कोई कानूनी हैसियत बनती है क्योंकि इस खत के ऊपर सब कुछ भी खड़ा हुआ है, और खत को आज बार बार पूछा भी गया और मांगा भी गया कि खत आ जाए, डिप्टी स्पीकर आ जाए, या हम वो खत देखना चाहते हैं। इस खत की कोई कानूनी हैसियत है? नहीं, इस खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज किया, पहली बात तो ये है कि खत जो है वो डिप्टी स्पीकर को लिखने का तो कोई तुक ही कोई नहीं है ना। वो तो अगर इंस्ट्रक्शन इशू करनी है तो वो तो मेंबर्स को करनी है, डिप्टी स्पीकर को तो नहीं करनी है। डिप्टी स्पीकर ने तो, अगर वो पार्लिमानी जो है पार्टी जो है उसकी डायरेक्शन को वो नहीं मानेंगे तो वो डिफेक्शन क्लॉज में आ जाएगा, इन वोट उसका इनवैलिड हो जाएगा।
और उसके बाद उसके वो डिसीट करने के लिए पार्टी हेड जो है वो उसको इलेक्शन कमीशन को लिखेगा। लेकिन ये सूरत हाल जो है, जैसे अभी आप बता रही हैं, ये लेटर जो उसने लिखा है, और ये लेटर जो है कब आया, देखिए ना 4 बजे इजलास शुरू होना था, वो इजलास भी 4 की बजाय वो 7:15 बजे शुरू हुआ है। बिल्कुल ऐसा, 3.25 घंटे डिले हुआ है वो। और वो खत उनका वो डायरेक्ट जो पार्टी हेड से वो कैसे कम्युनिकेट करके वो डिप्टी स्पीकर के पास पहुंच गया, और वो कहते हैं कि मैंने 3 दफ़ा टेलीफोन पे भी बात की है उनसे। तो बड़ी अजीब सी एनोमली है एक तरफ, और दूसरी तरफ आप देखिए कि पार्लिमानी पार्टी ने तो परवेज इलाही को खड़ा किया, क्योंकि परवेज इलाही जो हैं वो अपनी पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं, उनके कोलिशन पार्टनर जो है वो पीटीआई है जो उनको सपोर्ट कर रही है साथ उसके। अहमद वैसा फिर इसके एक पॉलिटिकल एंगल है सर कि मोनिस इलाही आज जो बात कर रहे हैं मीडिया के ऊपर ऑन स्क्रीन आके, वो ये कहते हैं कि मैंने जब खुद उनसे पूछा खत लिखा है, उन्होंने कहा, शुजात साहब ने, कि हाँ जी लिखा है। उन्होंने उस खत में कहा जो बात कल मीडिया में भी अर्लियर कोट हुई कि एब्सटेन करे काफ लीग। मोनिस इलाही साहब ने भी यही बात आज कही कि उन्होंने कहा किसी को भी वोट ना दें, मगर जो लेटर वहां पढ़ा जाता है वो लेटर ये कहता है कि अब हमजा शहबाज को वोट दें। इसका मतलब है शुजात साहब मोनिस इलाही को कोई और बात कह रहे हैं। शुजात साहब मोनिस इलाही को ये कह रहे हैं कि कोई काफ लीग से बंदा वोट ना करे, एब्सटेन करें, और यही बात मीडिया में कोट हुई, और लेटर कुछ और है। क्या लेटर वाकई शुजात साहब ने लिखा है? ये तो अभी इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। असल में शुजात साहब जो हैं बीमार आदमी हैं और सेहत ठीक नहीं है, इस लिहाज से मेरे ख्याल में उनकी बैड हेल्थ का और बैड मेमोरी का फ़ायदा उठाते हुए ये जरदारी साहब ने ये एक ऐसा घिनौना खेल खेला है कि जिससे डेमोक्रेसी को भी धचका पहुंचा है, उनके ख़ानदान को भी धचका पहुंचा है, और पाकिस्तान के आइन को भी एक बहुत बड़ा उन्होंने एक धचका लगाया है। ठीक, तो ये बड़ी ऐसी गैर अखलाकी हरकत जो है ये इस उम्र में और इतने बड़े ओहदा संभालने के बाद, वहाँ से रिटायरमेंट के बाद, उनको ऐसा नहीं। वैसे एक शुजात साहब का बयान अभी भी आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं परवेज इलाही मेरे कल भी उम्मीदवार थे, आज भी उम्मीदवार और हमेशा उम्मीदवार रहेंगे, मगर जो लोग इदारों के लिए ऐसी जबान इस्तेमाल करें तो फिर वहां पर वो कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन वो उम्मीदवार हैं, तसल्ली रखिएगा। डॉक्टर साहब, मैं ये हमजा को आज अबूरी वजीर आला बनाने का कहा गया पीर तक के लिए, आईनी प्रोविजन मौजूद है इसके लिए? देखिए, इसमें तो ऑलरेडी पहले भी जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो तब भी 22 तक के लिए थे, तो ये आज उसी मेरे ख्याल उसी डिसीजन की कंटिन्यूटी है कि अब देखें 14 करोड़ का ये सूबा है और मेरे ख्याल पाकिस्तान का ये 60% है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो 14 करोड़ के सूबे को ऐसे आप, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और जैसे बाकी सूरत हाल चल रही है, इकनॉमिकली आपके सामने है पहले सिचुएशन, और इस तरह की सूरत हाल में सूबे को चीफ मिनिस्टर के बगैर तो नहीं चल सकता। तो जब तक फैसला ना हुआ, अबूरी वजारत आला चलेगी जिसमें बहुत से अहम डिसीजंस ना लिए जा सके। लेकिन जैसे डे टू डे जैसे आप लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से है, बाकी जो सिचुएशन है, इंतजामी मामलात है, पोस्टिंग, ट्रांसफर, वो डिसीजंस वो मुमकिन होंगे, नहीं मुमकिन होंगे इसके नीचे? नहीं, जब अगर तो वो अबूरी है और ऑर्डर में इस तरह की चीज़ है तो फिर तो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करनी चाहिए उनको, क्योंकि उसमें ये मेंशन शायद किया गया है कि सियासी तौर पर जिससे फायदा होता है उस तरह के कोई फैसले नहीं हो सकते। तो फिर इम्पोर्टेंट देखिए, इंतज़ामी तो डिफरेंट चीज़ है और सियासी हवाले से डिफरेंट है। अगर उनको इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए कोई ज़रूरी जो इमरजेंट सिचुएशन के हवाले से कोई फैसला करना होगा तो डे टू डे का मतलब तो यही है कि इमरजेंट सिचुएशन कोई इस तरह की है, कोई लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से है, कोई फैसला इस तरह का ज़रूरी है कि जिसको फौरी किसी किस्म का कोई फैसला करना है तो उसमें तो होना चाहिए। तो बाकी जो सियासी हवाले से जो कोई किसी किस्म के अख्तियारात का इस्तेमाल है, जैसे आप, वो तो मैं समझता हूँ जैसे कोई फंड रिलीजिंग के हवाले से होता है, बिजली के बिलों पे जो रिलीफ थी जिसका कल जिक्र भी किया गया कि शायद उस रिलीफ की वजह से चीज़ें आसान हुई, वो उस तरह के मामलात कर सकेंगे। बिजली का रिलीफ तो मेरा ख्याल है वो तो सेंटर का काम है, फेडरल गवर्नमेंट का काम है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तो है नहीं, तो ना चीफ मिनिस्टर की डोमेन है वो। ऐलान तो फिर सूबे के लिए किया गया था, यहाँ पे किया गया था सूबे के लिए, लेकिन वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने किया ना डेफिनेटली। अहमद अवैस साहब, यो से कि बतौर अबूरी वजीर आला प्रोविजन है, किस हद तक की इजाज़त रहेगी इक़दामात लेने की, डिसीजंस लेने की? नहीं, वो कोई वाइटल डिसीजन नहीं कर सकते, कोई बड़े फैसले नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो ट्रस्टी की उनका नाम दिया है कि ही विल बी बिहेविंग लाइक अ ट्रस्टी। वो वजीर आला भी जो है नाम के होंगे, लेकिन ट्रस्टी का उन्होंने नाम इस्तेमाल किया है। और ये पहले उन्होंने 22 तारीख तक कहा था, वो आगे एक्सटेंड कर दिया है उन्होंने। अब वो 24 तारीख को जो हेयरिंग है मंडे तक, वो उसके बाद वो कह रहे थे कि मंडे को हम
इसके मुतालिक जो है मज़ीद अगर आगे चलना है या उसी दिन इसका फैसला हो जाता है तो बात ख़त्म हो जाएगी। सर थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल एंगल, अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार कर दे दिया जाता है फैसले के अंदर, तो जो सियासी बयानिया बनेगा, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को याद करें तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रूलिंग पर कार्रवाई नहीं हुई, तो ये क्या इस पर कार्रवाई हो सकेगी नहीं हो सकेगी, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए बात यह है कि ये जो इन्होंने ये कल जिस अंदाज में ये रूलिंग दी है ना, ये एक प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं है, ये एक गैर आइनी हरकत की है। उन्होंने आइन की एक पर्टिकुलर शिक जो है आर्टिकल 63(1) उसको डिफाई किया है, उससे कॉन्ट्ररी अपनी रूलिंग दे दी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत इंटरप्रेट करते हुए, तो ये एक ऐसा इलीगैलिटी कमिट की है, अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है इसके अंदर, कि इसके ऊपर बाकायदा वो फैसला सुप्रीम कोर्ट जब देगी तो उस फैसले की बुनियाद के ऊपर जो है वो अगर ये फैसला इस रूलिंग के खिलाफ आता है तो क्या डिप्टी स्पीकर कोर्ट पर भी कोई फैसला आ सकता है? रूलिंग के खिलाफ तो फैसला आएगा, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि इलीगैलिटी कमिट की गई है, तो क्या उनको भी कुछ भुगतना पड़ सकता है? ये डिपेंड करता है। देखिए इसके मुतालिक कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसका लीनियंट व्यू लेते हैं या इसका बहुत हार्श व्यू लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरदार डोगर साहब हैं, अनीक नाजी साहब ने ज्वाइन किया, जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने टाइम दिया। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आईनी और सियासी बहरान खत्म हो तो उसी सूरत में मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिल सकता है, और ये सोचना मुल्क के उन तमाम डिसीजन मेकर्स के हाथ में कि आखिर सिमत का तयन कैसे करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।